अभिवृद्धि और विकास, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे पास, जो आप ये मान के चलो कि 80% आपके पास अभिवृद्धि और विकास में सिद्धांत ही है। अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत, ठीक है। आप ये समझ लो कि 80% ना आपका जो पहला जो टॉपिक है ना वो सिर्फ ये 7-8 लाइनें हैं। अब अगर ये 7-8 नहीं समझ में आना तो आपके फिर बहुत सारे क्वेश्चन गलत होंगे, और क्योंकि रटने वाला कोई है नहीं, सिर्फ समझना है लिखना विखना या कोई बहुत उस पर कोई आपको जोर देना नहीं है, सिर्फ आपको समझ लेनी है 7-8 लाइनें। जिसमें से सबसे पहला आपके पास क्या आता है, नंबर 1 समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, सेम पैटर्न या फिर इक्वल पैटर्न कहते हैं इसको, समान प्रतिमान का सिद्धांत। हाँ भाई सचिन जी फटाफट बताओ, शुरू हो जाओ। पैटर्न किस सेंस में यूज करते हैं? अब आपको इन सब में ना एक चीज समझ लेनी है कि जो जब लिखा है ना आपके पास किताब में या कहीं पर भी, ये जो एक मेन वर्ड है, आपको इन शब्दों का मतलब समझ लेना है, 100% चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, फिर चाहे कुछ लिखा है या नहीं लिखा है। पैटर्न का मतलब क्या होता है? मॉडल। और यशोदा जी पैटर्न किस सेंस में यूज करते हो? पैटर्न मतलब डिजाइन के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। मतलब ये कि जो डेवलपमेंट का पैटर्न है ना वो एक जैसा रहेगा एक जाति के जीवों में। अब जब आपको कंपेयर, एक पैटर्न एक जैसा रहने से मतलब कि एक जाति के जीवों में एक जैसा रहेगा। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप दो इंसान के बच्चे ही कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक इंसान का और एक जानवर का बच्चा कंपेयर किया कि ये तो दोनों एक साल का ये काम कर रहा है, एक साल का ये काम कर रहा है, ये नहीं होगा। एक जाति में जीवों का जो विकास का जो पैटर्न है या जो विकास का जो मॉडल है वो बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। हम गति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक वर्ड और आपके पास एक कंफ्यूजन कर सकता है कि अगर विकास का पैटर्न एक जैसा है तो हमें लोग अलग अलग एक ही स्टेज पर क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब उसके लिए डेवलपमेंट का एक और दूसरा सिद्धांत जो है वो क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत में क्या है? अब ये अगर बहुत बार ये क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि अच्छा अगर ये एक पैटर्न सेम पैटर्न है तो फिर ये व्यक्तिगत भिन्नता कैसे है, और अगर व्यक्तिगत भिन्नता है तो पैटर्न सेम कैसे है? ये पैटर्न सेम है, आदमी सेम नहीं है, और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। मतलब ये कि विकास का जो क्रम है, विकास का जो मॉडल है वो एक जैसा रहेगा, लेकिन चूंकि विकास की गति सब में अलग अलग होती है हर एक जाति के जीवों में, तो उस लिहाज से हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। क्लियर? तो पहली बात ये कि पैटर्न सेम होता है, लेकिन पैटर्न सेम होने के बाद भी डेवलपमेंट जो है वो सब में एक जैसा नहीं होता, एक जैसा नहीं होता, इसीलिए हमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग दिखाई देता है, ठीक। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपके पास, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी आपसे प्रिंसिपल पूछे जाते हैं ना तो ये विकास की दिशा सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अब विकास की दिशा के सिद्धांत में दो छोटे छोटे आपके पास विचार हैं, कौन कौन से? एक जिसको कहते हैं सेफेलोकैडल, सेफेलोकैडल, और एक प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं? सिर से पैर, और ये धड़ से बाकी अंगों की तरफ, ठीक है। अब ये समझ लो इसमें कि डेवलपमेंट चलता कैसे है। डेवलपमेंट चलता कैसे है कि ये दो विकास के दो दिशा के उप सिद्धांत हैं। अब एक चीज सबसे पहले यहां क्लियर करो कि हमारे विषय में क्या होता है कि हमारे विषय में ना विचारधाराएं होती हैं, सिद्धांत नहीं। विचारधारा से मतलब ये कि जब आप बहुत पढ़ते हो तो लगता है कि अच्छा यार कि ये आइडियोलॉजी क्या है, ये कहती है कि सबसे पहले बच्चे का सिर बढ़ता है, फिर उसके बाद धड़, फिर हाथ, और सबसे लास्ट में पैर। जैसे
कि एक नॉर्मल हम क्या करते हैं, देखते हैं घर में बच्चों को कि सबसे पहले बच्चा गर्दन फ्रीली मूव करना शुरू करता है, फिर वो बैठना शुरू करता है, बैठने के बाद भी देखो कि उसके हाथ पैर हमेशा हिलते रहते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके हाथों पर कंट्रोल आता है तो हाथों को स्टेबल करता है, और सबसे लास्ट में उसका कंट्रोल जो है वो पैरों पर आता है, और जब वो पैरों पर आता है तब वो खड़ा होना शुरू होता है। ठीक है, एक विचारधारा ये जो ये कहती है कि डेवलपमेंट सिर से चला और नीचे पैर तक उतर गया। दूसरी विचारधारा ये कहती है कि जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है इसको कहते हैं धड़ से बाकी अंगों की तरफ। धड़ से बाकी अंगों की तरफ इसके 2-3 नाम अलग अलग लिखे हैं। ये सिफेलोकैंडिल है, इसको शीर्षाभिमुखी भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम केंद्र से परिधि भी कहते हैं, कि केंद्र से परिधि या रीढ़ की हड्डी से बाकी अंगों की तरफ, ये सारे इनके अलग अलग नाम है। अब ये वाली जो आइडियोलॉजी है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है वो ये कहती है कि सबसे पहले बजाय सिर विकसित होने के धड़ विकसित होता है। अब जब धड़ विकसित होता है ये डेवलप होता है, यहां से फिर ऊपर और नीचे की तरफ विकास चलता है। क्लियर? जैसे केंद्र से परिधि होता है ना आपके पास, ये सेंटर है आपके पास, अब डेवलपमेंट यहां से शुरू होगा ऐसे। ये वाली आइडियोलॉजी ये फॉलो करती है, और ये बात भी ठीक है कि अगर रीढ़ की हड्डी का जो कनेक्शन है वो हमारे ऊपर से लेकर के और नीचे तक पूरी बॉडी के साथ है, अगर ये हिस्सा डेवलप नहीं हुआ तो फिर गर्दन मूव करना या हाथ और पैरों को मूव करना पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये कि ये दोनों विचारधाराएं अपनी अपनी जगह सही है। यहां पर जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है ना तो ये मैचिंग में आएगा कि कौन सी विचारधारा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है, कौन सी विचारधारा जो है वो धड़ से बाकी अंगों की तरफ चलती है। सही या गलत वाला सवाल नहीं आएगा आपके पास कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये सब कभी आपके पास आएगा नहीं। और आता जरूर है कि विकास की दिशा के 2 उप सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, क्लियर? इसके बाद एक आपके पास बिल्कुल रटा रटाया जो आपके पास हर जगह लिखा है विकास की दिशा के सिद्धांत के बाद, क्या कि विकास जो है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत का मतलब इसको हम कहते हैं कि जन्म से लेकर के, और विकास जो है वो जन्म से लेकर के और मृत्यु तक चलता रहता है। अब क्या यह स्टेटमेंट मैंने सही कहा है कि विकास जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता है? सजनी जी सही है स्टेटमेंट, गलत है? विकास बहुत सिंपल, जब भी आपके पास ये जीवन पर्यंत पूछा जाता है तो ऐसे सवाल आता नहीं है ना कभी भी कि ये लिखा हो इनमें से कौन सा सही कौन सा गलत, नहीं ना। अब जितने भी आपके पास सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे एक एग्जांपल होगा और नीचे ये लिखा होगा कि ये इसमें से कौन सी विचारधारा को समर्थन करता है, कौन सी विचारधारा को फॉलो करता है। अब मुझे बस एक स्टेटमेंट ये बता दो कि विकास जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, सही है या गलत है? सही है पक्का? विकास जन्म से प्रारंभ होता है? हाँ, तो विकास शुरू होता है जन्म से पहले। विकास गर्भावस्था से शुरू होता है। यहां पर यही सवाल है, हम लोग क्या करते हैं बहुत जल्दी पढ़ते हैं और पढ़ने में क्या, विकास जन्म से शुरू हुआ और मृत्यु पर खत्म। विकास गर्भावस्था से शुरू होता है, बहुत फेमस सवाल है, और वहां पर दोनों ऑप्शन रहते हैं गर्भावस्था और जन्म से। अगर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा है और आपके पास पहला वाला ही ऑप्शन है तो दिमाग में वही रहता है विकास शुरू होता है जन्म से मृत्यु तक। विकास जन्म से मृत्यु तक नहीं होता, विकास क्या है, गर्भावस्था से शुरू होता है और जीवन पर्यंत आपके पास विकास जो है वो चलता रहता है। ठीक है, इसके बाद नंबर 1 ये हो गया, 4 5 क्या, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है विकास में कि हमारे विकास के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने एस्पेक्ट्स है मतलब हमारा मेंटल दिमागी विकास है, हमारा शारीरिक विकास है, संवेगात्मक विकास है, ये जितने भी हमारे पास डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपस में जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी एक पहलू बहुत अच्छा विकसित है, उसका प्रभाव या उसका कुप्रभाव आपके दूसरे विकास के पहलुओं पर ना पड़े। आपका मानसिक विकास कम है तो इस मानसिक विकास का आपके शारीरिक विकास पर भी असर रहेगा, आपके संवेगात्मक विकास पर भी असर रहेगा और आपके सामाजिक विकास पर भी असर रहेगा। दूसरी चीज, इसको एक और रेफरेंस में समझ लो, वो ये कि अगर आपका हाथ कमजोर है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ कमजोर है, हाथ का कमजोर या मजबूत होना शरीर को कमजोर या मजबूत करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है कि विकास के सारे पहलू या सारे एस्पेक्ट्स आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। अब सामान्य से विशिष्ट क्या होता है? अब यहां पर आपको बस वही पहले की तरह दो बात समझनी है, एक कि हमारी सामान्य क्रियाएं क्या होती हैं और दूसरा हमारी विशिष्ट क्रियाएं क्या होती हैं। सामान्य क्रियाएं क्या होती हैं? पूजा जी। हाँ। ये सामान्य, और विशिष्ट क्या है? विशिष्ट क्या होता है? इसको एक और भाषा में, बहुत आसान भाषा में लिखते हैं इसको, क्या? सरल से जटिल। ये यही है, इजी टू कॉम्प्लेक्स। सरल से जटिल क्या होता है? सरल क्रियाएं कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स साधारण। चलो एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था, आप लोग भूल जाते हो। दो टाइप की इंग्लिश है ना, एक हमारी वाली और एक अंग्रेजों वाली, इसीलिए मैं रिटा रिटा पहले वाला दे रहा हूं एग्जांपल, याद रहे कि एक हमारी इंग्लिश और एक अंग्रेजों की इंग्लिश, किसकी सामान्य है और किसकी विशिष्ट है? हमारी सामान्य और अंग्रेजों की विशिष्ट है। पक्का ऐसे ही है? ये उल्टा नहीं हो गया? उनकी सामान्य हमारी विशिष्ट है। क्यों? अब इस क्यों का जवाब भी दोगे ना? अच्छा, उनको पहले से आती है इसीलिए हम सीखते हैं। दो टाइप की इंग्लिश के आपके पास बुक्स होती हैं, एक जो आपके पास स्कूल में चलती हैं, उस स्कूल की किताब पे कभी आपने देखा कि सामान्य इंग्लिश लिखा हो या जनरल इंग्लिश लिखा हो? लिखा है? कौन सी किताब है जरा बताना मेरे को। स्कूल में चलनी चाहिए, बाहर मार्केट वाली किताब नहीं, वो नहीं कि अंग्रेजी 10 दिन में बोलना सीखें। उन किताबों के ऊपर लिखा होता है जनरल इंग्लिश। जो आपके पास स्कूल में जितनी किताबें चलती हैं उनके ऊपर सिर्फ इंग्लिश लिखा होता है। अब फर्क यह है कि जनरल का मतलब है कि बस हमें अपना काम निकालना है। इंग्लिश मूवी देखो ना, कहां ग्रामर है उसमें, उनको हमें बस अपना काम निकालना है, तो जैसे भी हमारा काम चलता है हमने निकाल लिया। इस एक्टिविटी को हम जनरल एक्टिविटी कहते हैं। स्पेसिफिक वो होता है कि जो काम जैसे किया जाना है वो वैसे ही होना चाहिए। अब ये वाला काम कौन करता है? हम लोग या अंग्रेज? हम लोग क्या है, पूरी ग्रामर के साथ इंग्लिश बोलते हैं, इसीलिए बोल नहीं पाते। अंग्रेज कभी बहुत ग्रामर का यूज करते नहीं है ना, वो कभी हैज, हैव, हैड इस पे ज्यादा वो फोकस ही नहीं करते। हम लोग बहुत फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक इंग्लिश बोलते हैं। अब ये बात डेवलपमेंट के रेफरेंस में कैसे आती है? ये कि सबसे पहले बच्चा जो है वो जनरल एक्टिविटी करता है, सामान्य क्रियाएं। सामान्य क्रियाएं कैसे? कि बस उसका काम निकल जाना चाहिए। अब बच्चे को पेंसिल उठानी है तो क्या है, वो पूरा बैठा और उसने अपनी पेंसिल उठा ली। क्या हमें पेंसिल उठानी होती तो हम ऐसे ही उठाते हैं क्या? हम सीधा झुके, हमने सिर्फ अपनी कमर बेंड की और ये उठा लिया। ये क्या, ये स्पेसिफिक है कि जितने मिनिमम एफर्ट की जरूरत पड़ी वो हमने लगा लिए। दूसरी चीज समझ लो, बच्चे को पेन पकड़ना है या चम्मच पकड़नी है, ऐसे उसका काम हो गया ना, खाना ही तो खाना है मुंह में, उसका काम यहां तक हो गया। लेकिन क्या ये तरीका है चम्मच पकड़ने का? नहीं। तो फिर क्या होता है कि वो ऐसे आएगा। जब एक्टिविटी ऐसे के बजाय ऐसे आ जाती है, इसको हम कहते हैं सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं। ठीक है, कि बहुत साधारण भाषा में कि किसी भी काम को करने के लिए जो काम बिल्कुल जैसे किया जाना है अगर वो वैसे ही होता है उसको हम सामान्य क्रियाएं कहते हैं, और जो बिल्कुल तरीके से किया जाता है उसको हम विशिष्ट क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी टू कॉम्प्लेक्स आता है आपके पास इसमें। सामान्य से विशिष्ट एकीकरण हो गया आपके पास। किसमें? एमपी के वर्ग 3 में आ गया था। ठीक है, ये आपके पास हो गया सामान्य से विशिष्ट क्रियाएं हो गया, परस्पर सिद्धांत। हाँ जी सजनी जी, और कुछ रह गया? एकीकरण हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया इसमें? एकीकरण का सिद्धांत, समान प्रतिमान का, इजी टू कॉम्प्लेक्स, दिशा का सिद्धांत। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसका आपको एक्सप्लेनेशन बहुत कम मिलता है, समझ लो, विकास के लिए लिखा होता है कि यहां पर क्या, कि विकास जो है वो लंबवत न होकर, लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है ना, वर्तुलाकार होता है। अब ये कैसे होता है डेवलपमेंट?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहां पे आपके पास। वर्तुलाकार कैसे? चारों तरफ जाएगा, चारों तरफ जाएगा। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल, ये स्पाइरल, वर्तुलाकार को स्पाइरल कहते हैं। जैसे आपकी नोटबुक है ना, डेवलपमेंट भी ऐसे ही चलता है। जब हम ये कहते हैं कि विकास जो है, हमने यहां पर कहा ना शुरुआत में क्या, कि विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। अब उससे पहले चीज समझ लो, इसको समझने से पहले, कि विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन विकास क्या होता है? विकास की जो गति है, विकास की गति जो है, पहले इसे समझ लो, विकास की गति हमेशा क्या होती है? एक समान है भाई, एक समान नहीं होती, ठीक है। विकास क्या होता है? विकास कभी कम कभी ज्यादा इस तरह से चलता है। विकास होगा डेफिनेटली, लेकिन कब कम होगा कब ज्यादा होगा ये नहीं कह सकते। एक ही स्टेज पर दो लोगों में विकास की गति अलग अलग हो सकती है। एक बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, एक बच्चा बहुत स्लो बढ़ता है, दोनों सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, ये नॉर्मल चीज है। ये विकास का एक सिद्धांत है कि गति एक जैसी नहीं रहती। अब गति एक जैसी नहीं रहती तो फिर हम ये कैसे मानेंगे कि जो विकास है वो या तो ऐसे चल रहा है सीधा, या फिर ये ऐसे चल रहा है, या फिर ये ऐसे चलेगा, या फिर ऊपर से नीचे चलेगा, या नीचे से ऊपर चलेगा। ये इसमें मैं यहां पर आपको बना देता हूं, समझो आप ऊपर, कि डेवलपमेंट जो आपके पास चल रहा है, हम ये कहते हैं कि विकास की गति एक जैसी नहीं है, विकास लेकिन चलता जरूर है, ठीक है। अब बस मुझे ये बताओ कि विकास ऐसे चल रहा है, विकास ऐसे चल रहा है, या विकास ऐसे चल रहा है, या फिर विकास ऐसे चल रहा है? क्या ऐसे चलता है इनमें से विकास कोई? क्यों ऐसे क्यों नहीं चलता? इनमें क्या कमी है? ऐसे ऐसे देखा कभी विकास को चलते हुए ऊपर नीचे? अगर विकास ऐसे चलता है तो फिर ये जो वर्ड है यहां पर वर्तुलाकार या स्पाइरल, इसका क्या मतलब है? और ये ऑलमोस्ट दुनिया की हर किताब में लिखा है। क्यों? मतलब ये कि डेवलपमेंट ना इनमें से किसी भी स्पीड से नहीं चलता। वो इसलिए नहीं चलता कि यहां पर मैं इसकी गति का अंदाजा कैसे लगाऊंगा कि कम है कि ज्यादा है? ये तो सब एक जैसा ही चल रहा है ना। हमने कहा कि गति कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये वाला मैं बताता हूं तो यहां तो मेरे को गति एक जैसी दिख रही है। फिर कहां मुझे ये पता चलेगा कि विकास धीमी गति से हुआ या तेज गति से हुआ? क्या इन चारों लाइनों पे मैं पता लगा सकता हूं? नहीं। लेकिन एक दूसरी लाइन है मेरे पास, एक दूसरा ड्राइंग है जिसको हम स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल कैसे होता है आपकी कॉपी में? जे डेवलपमेंट जो है ना वो ऐसे चलता है। इसमें क्या है कि एक फेज में बहुत तेज चला, दूसरे फेज में थोड़ा सा स्लो हुआ। स्लो होने में क्या होता है, ये जो पहले वाला जो डेवलपमेंट है इसी को वो परमानेंट बना रहा है। फिर क्या होगा, फिर तेज चला, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज, फिर स्लो, फिर तेज। डेवलपमेंट ऐसे चलता है। बाकी लाइनों पे आपके पास वो चीजें, वो जो ये एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो नहीं आ सकता। एक और उदाहरण समझ लो आप कि डेवलपमेंट तेज या स्लो कैसे होता है, अपने ऊपर हम कैसे फील करते हैं। शुरुआत में क्या होता है, आपने अपनी फोटो खिंचवा ली, अगर आप 6-7 साल के होंगे, अगर वो फोटो है आपके पास, तो वो फोटो 3-4 साल तो चलेगी। उसके बाद वो आपकी 6 साल 7 साल वाली फोटो 10 साल तक तो बढ़िया है ना, स्लो है। इसके बाद फिर 10 साल के बाद से 12-15 तक आपकी शक्ल एकदम तुरंत बदल गई। फिर वो जो 12-15 साल तक जो शक्ल बदली है वो तकरीबन 20 साल तक चलेगी आपकी। फिर 20 साल के बाद 25, 26, 27 तक फिर एकदम ड्रास्टिकली चेंज होगी शक्ल। फिर जो 25, 26 में क्या होगा, आपके जो क्वालिटी है, जो गुण है, जो फेस है, वो थोड़ा सा परमानेंट हो जाएगा। फिर 32, 35 तक परमानेंट रहेगी। फिर 32, 35 के बाद फिर वो फिर ड्रास्टिकली चेंज होगी। ये होता है ना हमारे पास, ये वाला लॉजिक बताता है हमें, ठीक, क्लियर। इसके बाद इसमें एक और आपके पास आता है लास्ट, क्या, कि जो विकास है, विकास वातावरण और वंशानुक्रम का संयुक्त परिणाम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपके लिए आगे आएगा कहां पर, फैक्टर इफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वहां पर भी, कि वातावरण को या विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं,
उन दो कारकों में ये एक लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा आपके पास यही पूछा जाता है कि प्रभावित करने वाले कारक में कि वातावरण और वंशानुक्रम दो आपके विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। अब यहां से जब भी आपके पास सवाल आता है, एक तो ये लाइन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए कि विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक चीज आप समझ लेना कि जब आपके पास क्वेश्चन आता है ना, तो क्वेश्चन बहुत सीधा आता है उसमें, है ना, भाषा देखने में बहुत सीधी लगती है लेकिन बहुत गड़बड़ हो जाता है उसमें। क्या लिखा होता है उसमें कि कुछ हमारे कुछ गुण जो है वो विकास से निर्धारित होते हैं 50%। कुछ की जगह उसने एक बार क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे 50% गुण जो हैं वो वंशानुक्रम से निर्धारित होते हैं और 50 जो हैं वो हमारे वातावरण से निर्धारित होते हैं। या फिर जो हमारे संवेगात्मक और सामाजिक विकास है वो हमारे वंशानुक्रम से निर्धारित होता है, बाकी हमारे जो हमारे मानसिक विकास हैं वो हमारे हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं। ठीक है, आपको बस ये समझना है कि किसी भी सूरत में या किसी भी ऐसे ऑप्शन में जहां पर आपको एक लाइन कंफर्म पकड़नी है ना, वो नहीं पकड़नी है आपको कभी भी। कभी भी आपको ये नहीं कहना अभिवृद्धि और विकास के सेंस में कि जो अभिवृद्धि है कि अभिवृद्धि को मानसिक जो दिमाग है हमारा, जो मानसिक विकास है उसको वंशानुक्रम प्रभावित करता है। ये हम सब जानते हैं कि मानसिक विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, लेकिन कितना करेगा। अब हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे विकास के क्रम में किन किन चीजों, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिली हैं। हो सकता है कि मुझे मेरी हाइट अच्छी पेरेंट्स से मिली हो, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी सच हो सकती है कि मेरा खाना पीना बहुत अच्छा रहा हो, तो इन्वायरमेंट में मैं बहुत अच्छे माहौल में रहता हूं, मेरा न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, मेरा खाना पीना बहुत अच्छा है, तो मेरी हाइट वहां से मिली हो। दोनों चीजें प्रभावित कर सकती है ना मेरे विकास को। तो जब भी आपके पास सवाल आएगा कोई सा भी, तो आपको बस अपने सवाल में ना बीच का रास्ता देखना है, वो ये कि आपकी अभिवृद्धि और विकास को जो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। एक पे कोई कभी इधर उधर मत चले जाना, सवाल गलत हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, इसके बाद इन 8-9 के बाद आपके पास पूरे टॉपिक में ऐसा कुछ नहीं है जो कंसेप्चुअली आपसे पूछ लिया जाए। अगर ये 7-8 लाइन आपको समझ में आती हैं तो आपको पूरा का पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ में आता है। अब ये समझने का फायदा क्यों है हमारे पास? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है ना, वो ये आता है कि ये जो 8-9 सिद्धांत पढ़े हैं हमने, ये 8-9 सिद्धांत हमने पढ़े क्यों हैं? ज्यादातर क्या होता है आपके पास कि हमने भी बस किताब में पढ़ लिया, क्योंकि सीटीटी में बस यही आ रहा है कि इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत है या नहीं है। अब इस सिद्धांत को पढ़ने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है ना, वो ये समझनी है कि ये पढ़ने का फायदा क्या हुआ, मुझे मैंने पढ़े ही क्यों हैं। आपको इसलिए पढ़े हैं क्योंकि इन सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग करना है आपको अपनी क्लास में, और जब तक आपको ये बातें नहीं पता है तब तक आप एक अच्छे टीचर बन नहीं सकते। क्यों? शुरू 2-3-4 बातें समझ लो आपने शुरू में। पहली, जैसे आपने कहा कि सेम पैटर्न है, तो जब आप ये समझते हो ना कि डेवलपमेंट का सेम पैटर्न रहता है ग्रोथ का, तो आप बच्चों के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने में कंफर्टेबल होते हो कि अच्छा यार इस स्तर पर हैं। जैसे आप भाषा सिखाते हैं तो पहले वाले स्तर पर हैं जहां पर सभी बच्चे कहां पर हैं, जब आप 3-4 साल के बच्चे को पढ़ाते हो तो पहली अवस्था क्या होती है बच्चे की, वो धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करता है, पहले पहचानना शुरू करता है, वो घर से करके आता है। अब एज ए टीचर जब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है क्या, वो छोटे छोटे वर्ड्स को या छोटे छोटे सेंटेंस को बोलना शुरू करता है। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि अब आप उन छोटे छोटे जो स्टेटमेंट हैं, जो सेंटेंस हैं, उनको बिल्कुल प्रॉपर आपको उसको कन्वर्ट करना है उसकी भाषा में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट सारे बच्चे एक पैटर्न से सीखते हैं, इसीलिए आपको समान विकास का पैटर्न है। लेकिन यही साथ ही साथ चूंकि हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग है, ये आपको बताया गया ना, अब आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कि मेरी एक टेक्निक से एक बच्चा सीख जाए, लेकिन हर बच्चा अलग है तो मुझे उसके लिए एक अल्टरनेटिव अलग तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग है ना। क्योंकि विकास एक जैसा तो हुआ नहीं, अगर विकास एक जैसा हुआ नहीं तो आपकी स्ट्रेटेजी फिर एक जैसी कैसे रहेगी। इसलिए आपको ये 2 बात बताई गई, क्या कि समान प्रतिमान क्यों पढ़ाया गया, आपको व्यक्तिगत भिन्नता क्यों पता है, तीसरा कि आपके पास जो इंपॉर्टेंट आता है क्या कि वंशानुक्रम और वातावरण का दोनों का संयुक्त परिणाम है।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत बाइस्ड हो जाते हैं किसी भी चीज को लेकर के। जनरली एक स्कूलों में, अब तो खैर नहीं है, ट्रेंड बंद हो गया, बहुत टाइम पहले क्या था कि अगर बच्चे को कुछ नहीं सीखता है ना तो पेरेंट्स सीधा घर वालों पर पहुंच गया, तेरे तो घर वाले भी ऐसे हैं, है ना, कि तू कुछ नहीं सीख सकता। वो सिर्फ इसलिए है कि बच्चे के सीखने या ना सीखने में उसकी हेरिडिटी या उसका इन्वायरमेंट इकलौता जिम्मेदार नहीं है। आपको दोनों चीज समझनी है। और अगर बच्चे के साथ कोई समस्या है तो आपको इन दोनों फील्ड पर काम करना है। आपको उसका जेनेटिक भी टेस्ट करना है कि हो सकता है बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम हो इसलिए नहीं सीख पा रहा, या फिर हो सकता है कि आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं बच्चे को और उसके पास वो माहौल नहीं है, वो इसलिए नहीं सीख पा रहा। ठीक। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि डेवलपमेंट हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कि विकास क्या है, गति जैसे कम या ज्यादा होती रहती है। आपको अपनी टीचिंग में बच्चे की वो गति को ध्यान में रखना है कि वो डेवलपमेंट के कौन से लेवल पर है, उस हिसाब से आप उसको पढ़ाएंगे। ठीक। ये लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, इसका कोई मतलब नहीं है सिर्फ कॉपी किताब पे लिखने के लिए है, लेकिन ये तो आपको पता चलना चाहिए ना। इससे एक बात तो समझ में आती है कि जो डेवलपमेंट है वो बहुत एक स्पीड में नहीं चलता। आप ये नहीं कह सकते ना कि यहां तक आपने पहले के आपने काउंटिंग बहुत जल्दी पढ़ ली, अब आगे की क्यों नहीं सीख रहा, है ना। 5वीं तक आपको बहुत अच्छा समझ में आता था, अब आपको क्यों नहीं समझ में आता। ये कि डेवलपमेंट का एक फेज है जो कम या ज्यादा होता रहता है, जहां लेकिन वो क्या है, वो परमानेंट चलता जरूर रहेगा। तो जो उसका स्लो फेज है जहां पर वो अपने चीजों को परमानेंट बना रहा है, वहां पर आपको उसकी हेल्प करनी है एज ए टीचर। इसलिए हमें ये सिद्धांत जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है कि हमको सिर्फ सीटीटी में काम आ रहा है, ये एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इसलिए है ताकि आप अपनी टीचिंग को बच्चे को समझ पाए अच्छे से और अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना पाए। ठीक है, क्लियर। अब यहां से इतनी सारी बातों में से एक तो ये कि हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि हमको काम कैसे करना है आगे स्कूल्स में। दूसरी बात ये कि हमारे पास जो सीटीटी का क्वेश्चन है वो यहां से आपके पास ये लगा लो कि 80% आपको ये जो 8-9 लाइनें हैं क्वेश्चन आपको यही मिलेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहां तक कोई दिक्कत किसी को कुछ भी समझने में? क्लियर। कोई ऐसा जिसको लिखना लिखना है याद रहेगा, क्योंकि लिखने वाला इसमें यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। आपको सिर्फ ये 8-10 बातें आप हमेशा समझनी है और ये हमेशा आपको आगे पूरे में काम आनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम आनी है। ये जो 7-8 लाइनें हैं ये आपको सोशलाइजेशन में भी काम करेंगी, ये आगे आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी काम करेंगी, ये आपको इवैल्यूएशन में भी काम करेंगे, ये आपको लर्निंग में भी काम करेंगे। ठीक है, क्लियर। चलो, थैंक यू।